तेजी से उभरती हुई डिजिटल आर्ट की दुनिया में जहां क्रिएटिविटी की कोई सीमाएं नहीं होती, एक नया चमत्कार उभर रहा है। माइक विंकलमैन एक फेमस डिजिटल आर्टिस्ट हैं जिन्हें बीपल के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टी ऑक्शन में एक NFT डिजिटल आर्ट को $69 मिलियन का बेचकर उन्होंने इतिहास रच दिया। पर क्या आप ऐसी किसी चीज को खरीद सकते हैं जो सचमुच हो ही ना? ये आश्चर्यजनक तेजी से बढ़ता हुआ NFT का मार्केट हमें इतिहास की एक अनूठी घटना की याद दिलाता है। ये घटना है 17th सेंचुरी की, जब ट्यूलिप्स के फूलों ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। क्या NFT का पागलपन भी एक बढ़ता हुआ बबल है जो फटने ही वाला है? क्या NFT आज की दुनिया के ट्यूलिप हैं जिनका अंजाम भी वही होगा जो सदियों पहले ट्यूलिप का हुआ था? इन दोनों को समझने के लिए हमें इतिहास में काफी पीछे यानी कि 17th सेंचुरी में जाना होगा, जब ट्यूलिप्स फूलों से बढ़कर नीदरलैंड का भाग्य बनने वाले थे। तो सबसे पहले ट्यूलिप मेनिया के इतिहास को समझ लेते हैं। यह सब शुरू हुआ 1630 की सदी में, जब ऑटोमन एम्पायर के साथ बिजनेस करने आए डच व्यापारियों को ट्यूलिप की मनमोहक खूबसूरती के बारे में पता चला। इन फूलों की अनोखी अद्भुत खूबसूरती प्रेस्टीज और अमीरी की पहचान बनती चली गई। ट्यूलिप्स की चाहत इतनी ज्यादा थी कि ट्यूलिप्स एक तरफ और सारा गार्डन एक तरफ। 1633 के साल में ट्यूलिप्स की सबसे पॉपुलर वैरायटी सैम्पर ऑगस्टस 5500 गिल्डर्स में बेचा गया, जो कि किसी भी स्किल्ड कारीगर की सालाना इनकम का भी 10 गुना था। इन नाजुक और खूबसूरत फूलों के पीछे ऐसी दीवानगी पहले कभी नहीं देखी गई थी। इन बेशकीमती फूलों को पाने के लिए लोग जी जान से लगे हुए थे। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो ट्यूलिप्स के बल्ब खरीदने के लिए अपने घर, अपनी जमीनें, अपना सब कुछ बेच डाला। 1637 की शुरुआत होते होते ट्यूलिप्स की सभी तरह की किस्में ऊंचे दामों पर बिकने लगी और सबसे पॉपुलर वैरायटी सैम्पर ऑगस्टस तो 10,000 गिल्डर्स तक जा पहुंची। इतने में तो एम्स्टर्डम के बेहतरीन इलाकों में एक विशाल बंगला खरीदा जा सकता था। एन गोल्डगार ने अपनी किताब ट्यूलिप मैनिया में यहां तक लिखा कि लोग ट्यूलिप्स को खरीदने के लिए इतना उधार ले रहे हैं कि वो उसे चुका भी नहीं पाएंगे। सचमुच ऐसा लगता था कि इन ट्यूलिप के दाम बढ़ते ही जाएंगे और इनकी चाहत कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जैसा कि हर बबल के साथ होता है, इसे भी फूटना ही था। 1637 के फरवरी महीने तक ट्यूलिप्स के दाम 90% तक गिरकर अपने पुराने दामों तक पहुंच गए और ट्यूलिप का मार्केट अचानक ढेर हो गया। ज्यादातर लोग उधार में ट्यूलिप बल्ब्स खरीद रहे थे। उनका मानना था कि ऊंचे दामों में बेचकर कमाए हुए प्रॉफिट से लोन्स चुका देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब बल्ब्स के दाम गिरने शुरू हुए तो लोगों को सस्ते दामों में बल्ब्स बेचने पड़े और इस तरह वो दिवालिया हो गए। खरीदारों के ऊंचे दामों पर बल्ब्स लेने से इनकार कर देने पर पूरा मार्केट बिखर गया। अब ये सब हुआ क्यों? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्यूलिप्स मैनिया की ओवर सप्लाई ने और गवर्नमेंट के दखल ने मार्केट को क्रैश कर दिया। वैसे नीदरलैंड के इस ट्यूलिप मैनिया के अचानक क्रैश होने के रीजंस के बारे में आज तक हिस्टोरियंस कंफ्यूज्ड हैं। जो भी हो, इस क्रैश की वजह से डच इकोनॉमी लड़खड़ा गई। कई लोग और कई इन्वेस्टर्स दिवालिया हो गए। एक नामी गिरामी डच पेंटर जैन वैन गॉयन भी इस ट्यूलिप क्रैश में अपना सब कुछ खो बैठे और अपने नुकसानों से कभी ऊपर ना पाने की वजह से बेहद गरीबी की हालत में उनकी मौत हो गई। कितने ही लोगों ने अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी इन ट्यूलिप बल्ब्स में लगा दी थी, जो अब ट्यूलिप मैनिया के खत्म होते ही बेकार हो गए। चलिए अब आते हैं आज के जमाने में, और यहां भी लोगों का अंदाजा है कि NFT का भी ट्यूलिप मैनिया की जैसा ही हाल होने वाला है। कई क्रिप्टो एनालिस्ट का मानना है कि NFT जैसे डिजिटल एसेट्स के बेवजह बढ़ते हुए दाम इन्हें ट्यूलिप मैनिया की तरह बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस नए ट्यूलिप बबल के फटने का अंदाजा लगाएं, आइए पहले NFT के बारे में जान लेते हैं। NFT या नॉन फंजिबल टोकन ऐसे यूनिक डिजिटल एसेट्स हैं जो दोबारा कभी नहीं बनाए जा सकते। इन्हें बेहद ही ऊंचे दामों में
क्रिप्टो करेंसीज के जरिए ही खरीदा बेचा जाता है। 2017 में क्रिप्टो किटीज के लॉन्च के साथ ही एनएफटी ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। क्रिप्टो किटीज एक ब्लॉकचेन गेम है जिसमें लोग इन किटीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, यहां तक कि इन्हें ब्रीड भी कर सकते हैं। ये गेम जम के पॉपुलर हुआ और इसकी कुछ किटीज तो $100,000 से भी ज्यादा की कीमत पर बिकी। तब से कई तरह के कॉन्टेक्स्ट में जैसे डिजिटल आर्ट, म्यूजिक और तो और वर्चुअल रियल एस्टेट में भी एनएफटी का इस्तेमाल होने लगा। लोग इन डिजिटल आर्टवर्क, वीडियोस, क्रिप्टो पंक्स जिन्होंने क्रिप्टो स्पेस में अपनी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। क्रिप्टो पंक्स 8-बिट स्टाइल पिक्सल में बने हुए 10,000 आर्ट कैरेक्टर्स हैं। इन सभी के फीचर्स जैसे कि हेयर स्टाइल, कपड़े वगैरह बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यह कलेक्शन एक सॉफ्टवेयर स्टूडियो लार्वा लैब्स ने बनाया है। हर क्रिप्टो पंक बिल्कुल यूनिक है और इथेरियम ब्लॉकचेन पर एक एनएफटी की तरह ही खरीदा और बेचा जा सकता है। जैसे कि एक अकेला क्रिप्टो पंक जिसे एक कलाकार बीपल ने बनाया था, क्रिस्टी ऑक्शन में $69 मिलियन का बेचा गया। ये कुछ ज्यादा ही कीमत है ना उस चीज की जो फिजिकली है ही नहीं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनएफटी मार्केट भी ट्यूलिप मेनिया की तरह क्रैश होने वाला है। एक फेमस क्रिप्टो एनालिस्ट जॉन स्मिथ मानते हैं कि एनएफटी आर्ट आज के समय का ट्यूलिप मेनिया है जो होकर रहेगा। तो क्या ट्यूलिप मेनिया और एनएफटी में कुछ समानताएं हैं? ऐसा लोग क्यों मानते हैं कि ये क्रैश होकर ही रहेगा? एनएफटी अपने आप में अनूठे और यूनिक डिजिटल एसेट्स हैं जिनको ब्लॉकचेन पर ऑथेंटिकेट किया जा सकता है, और दूसरी तरफ ट्यूलिप सिर्फ एक तरह के फूल हैं जिनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। लेकिन ट्यूलिप्स की ही तरह एनएफटी भी काफी एक्सक्लूसिव होते हैं। ये अपनी तरह के अकेले डिजिटल एसेट्स होते हैं जो सबके पास नहीं हो सकते। आज के समय में लोग ये सोचकर एनएफटी खरीदते हैं कि इनकी यूनिकनेस की वजह से इनकी कीमतें बढ़ती ही जाएंगी, जैसा कि ट्यूलिप फूलों के बारे में माना गया था। फिर एनएफटी आर्ट मार्केट में एक नई चेतना ला रहे हैं जहां आर्टिस्ट्स अपनी आर्ट को डायरेक्ट कस्टमर्स को बिना किसी बिचौलिए के बेच सकते हैं। लेकिन एनएफटी के साथ कुछ रिस्क भी मौजूद हैं, जैसे कि एनएफटी मार्केट में कोई नियम, कोई रेगुलेशन है ही नहीं, जिससे यहां स्कैम और फ्रॉड होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और फिर दूसरा इशू है एनवायरनमेंट के नुकसान का, क्योंकि इस तरह की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बनाने और खरीदने बेचने में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसे एनएफटी प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनकी कीमतें तेजी से बढ़ी लेकिन फिर काफी नीचे गिर गई। ठीक वैसा ही जैसा कि ट्यूलिप मेनिया के दौरान हुआ था, ऐसे ही एक प्रोजेक्ट का नाम है बोर्ड एप यॉट क्लब। बोर्ड एप यॉट क्लब या BAYC 10,000 डिजिटल एप एनएफटीज की एक कलेक्शन है। इसमें सभी एप्स बिल्कुल यूनिक हैं। 2021 के दौरान ये प्रोजेक्ट पॉपुलर हुआ था और कुछ BAYC तो $1 मिलियन से ज्यादा में बिके थे। लेकिन सितंबर 2021 के आते आते इन BAYC एप्स की और दूसरे NFT आर्ट्स की कीमतें तेजी से नीचे गिरने लगी और वो अपने आधे दामों तक आ गईं। यहां ये देखना जरूरी है कि इन BAYC और दूसरे NFT आर्ट्स की कीमतें कई कारणों से गिर सकती हैं, जैसे कि मार्केट में बहुत ज्यादा NFTs का होना, मार्केट के ट्रेंड्स का बदल जाना या क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में भी बदलाव आना। जैसे कि 2022 के बियरिश मार्केट ने NFT के मार्केट को काफी नीचे गिरा दिया। नतीजा ये हुआ कि कई NFT प्रोजेक्ट्स की कीमतें घटती ही चली गईं और कई आर्टिस्ट्स को अपने आर्ट्स के दाम गिराने पड़े। मई और अगस्त 2022 के दौरान डेपराडर्स एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ने बताया कि दुनिया के सबसे बड़े NFT मार्केट ओपन सी में 99% तक की गिरावट आई है। और तो और इथेरियम के दावों में 50% की गिरावट से भी NFTs को बहुत बड़ा झटका लगा। इन चुनौतियों के बावजूद NFT मार्केट चलता रहा और कुछ प्रोजेक्ट्स तो लगातार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते रहे। गौर करने की जरूरत है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह NFT या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से उसे समझ लेना चाहिए। तो NFTs का भविष्य क्या होगा? क्या इनकी कीमतें बढ़ती ही जाएंगी
या ट्यूलिप बल्ब्स की तरह नीचे गिरेंगी? अब ये तो समय ही बताएगा, पर एक बात तो तय है कि एनएफटीज टिके रहेंगे, क्योंकि इन्होंने डिजिटल एसेट्स के बारे में, उनकी क्रिएटिविटी के बारे में, उनकी कीमतों के बारे में हमारी सोच को बदल दिया है। एनएफटीज का इस्तेमाल हमारी रियल दुनिया की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किया जा सकता है, जैसे कि किसी भी प्रॉपर्टी या एसेट की एनएफटी को बनाकर उसे बिना किसी असल सर्टिफिकेट या समझौते के बेचा या खरीदा जा सकता है। अपनी असल पहचान साबित करने में और फ्रॉड से बचने में भी एनएफटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी पर्सन की एनएफटी को बनाकर उसका इस्तेमाल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स या सिस्टम्स में उनकी पहचान को वेरीफाई करने के लिए किया जा सकता है। एनएफटी से अनूठे डिजिटल एसेट्स को बनाकर और बेचकर कई चैरिटीज को भी सहारा दिया जा सकता है, जैसे कि फेमस डिजास्टर गर्ल मीम की एनएफटी $500,000 में बिकी और इसका फायदा इससे जुड़ी चैरिटी को गया। हालांकि ट्यूलिप मेनिया और एनएफटी काफी अलग अलग लगते हैं, पर इनमें बहुत सारी समानताएं भी हैं। जैसे ये दोनों ही इंसान के सबसे अनूठे और फेमस होने की चाह से जुड़े हुए हैं। अभी तो ये एनएफटी का मार्केट अपनी अर्ली स्टेजेस में है और इसमें रिस्क और अनस्टेबिलिटी भी काफी है, लेकिन अगर सही नियम और मजबूत तरीकों का इस्तेमाल किया गया तो ये एनएफटीज कानूनन वैल्यूएबल एसेट्स बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि एनएफटीज और ट्यूलिप मेनिया की गहरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह कॉइनपीडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।